हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है। हम बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वॉइसरॉयस। ठीक है, तो बात करते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की, जिसके अंदर बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और विलियम बेंटिक बनते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल। इनका कार्यकाल हम देखेंगे 1828 से लेकर 1835 तक। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किसके प्रयासों से? एक तो राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। इनके अगेंस्ट कौन था? इनका विरोध कौन करा था? तो राधाकांत देव जो है, जो धर्म सभा नाम का संगठन चलाते थे, उन्होंने सती प्रथा के बैन पर विरोध किया था। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी बंगाल के अंदर 1829 के अंदर, और वहीं एक साल बाद पूरे ब्रिटिश भारत में 1830 में इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में उन्होंने ठगियों का जो है उन्मूलन किया था, ख़त्म किया था ठगियों को। इसके अलावा अफीम के व्यापार का नियमन किया था। कहाँ से किया था? तो बॉम्बे पोर्ट इसके लिए ऑथराइज किया गया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कॉर्नवालिस ने कुछ मोबाइल कोर्ट्स या सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की थी। कहाँ की थी? एक तो की थी मुर्शिदाबाद में, एक की थी ढाका में, एक की थी आपके पटना में और एक कलकत्ता में। जो 4 जगह कॉर्नवालिस ने सर्किट कोर्ट की स्थापना की थी, तो बेंटिक क्या करते हैं? इन सर्किट कोर्ट को बैन कर देते, बंद कर देते हैं। इसके अलावा बेंटिक ने भारत का पहला मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी थी। कहाँ करी थी? कलकत्ता के अंदर करी थी। कौन से साल में करी थी? तो 1835 के अंदर की थी। इसके अलावा बेंटिक इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। इन्हीं के टाइम आंग्ल प्राच्य विवाद होता है, यानी कि इंग्लिश ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी किसके टाइम होती है? बेंटिक के समय। इसमें इन दोनों में अंग्रेजी सदस्य ही होते हैं। हुआ यूँ तो 1833 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स बढ़ जाती है, तब क्राउन द्वारा उन्हें भारतीयों पर खर्चा करने के लिए क्या जाता है, तो सिर्फ 1 लाख रुपए जो भारत की शिक्षा पर वो खर्च करते हैं, और 1833 के अंदर इसी को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाता है। लेकिन इन्हीं रुपयों को उपयोग में लेने से ये जो प्राच्य है और आंग्ल है, इनमें क्या होता है? विवाद होता है, मतभेद होता है। जो आंग्ल चाहते हैं वो तो चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा के अंदर जो है शिक्षा दी जाए, वहीं प्राच्य चाहते हैं कि भारतीयों की जो शिक्षा है वो संस्कृत या फारसी में हो। ठीक है, इसी के साथ बेंटिक ने क्या किया था? लोक शिक्षा समिति बनाई थी। इसका अध्यक्ष किसे बनाया था? मैकाले को। और मैकाले ने क्या करता है? मैकाले एक बहुत फेमस चीज़ जो जारी करते हैं वो है मैकाले माइन्यूट के नाम से जाने जाते थे। हम ये डेट याद रखेंगे, 2 फरवरी 1835 के अंदर क्या होता है? मैकाले माइन्यूट जारी होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसी मैकाले माइन्यूट को, इसमें होता है जो एलिट क्लास के लोग होते हैं उन्हीं को ही शिक्षा दी जाती है। इसी थ्योरी, मैकाले की इसी थ्योरी को हम कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। और उसका अलावा क्या नाम है इसका? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। हिंदी में इसे कहेंगे विप्रेशन या निष्पंदन का सिद्धांत। किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। इसमें होता क्या था? एलिट क्लास वर्जन को जो है शिक्षा दी जाती थी। ये मैकाले थे कौन? लोक शिक्षा समिति जो बेंटिक ने बनाई थी, उसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं हम। सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था, परंतु इसके जो अगले गवर्नर जनरल होंगे भारत के, लॉर्ड ऑकलैंड, वो क्या करते हैं? इसे लागू करते हैं। कुछ नाम पढ़ेंगे आंग्ल प्राच्य विवाद के अंदर। जो अंग्रेजी समर्थक थे उनमें कौन थे? बेंटिक, मैकाले, मुनरो, एल्फिंस्टन, ट्रेवेलियन और राजा राम मोहन रॉय। इसी के अलावा जो प्राच्य समर्थन थे, जो उसमें कौन थे? जेम्स प्रिसेप, थॉमस प्रिसेप और विल्सन। ये संस्कृत और फारसी के सपोर्टर थे। ठीक है, आगे बात करते हैं बेंटिक की। तो बेंटिक ने अंग्रेजी रियासत में कुछ शामिल किया था। एक तो 1831 के अंदर मैसूर को, और 1834 के अंदर कच्छार और कुर्ग को। किस आधार पर? तो बैड गवर्नेंस के आधार पर इनको अंग्रेजी रियासत में शामिल किया था। इसके अलावा मैकाले के समय भारत में कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ, जो रूल्स होते हैं उनका कोडिफिकेशन कब होता है? मैकाले के समय। मैकाले लाता है और बेंटिक के समय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले गवर्नर जनरल नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। मेटकॉफ का टाइम हम देखते हैं 1835 से 36 के। इनकी सिर्फ एक ही बात है कि इन्होंने प्रेस को बहुत लिबरल किया, लिबरेटर ऑफ प्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं ये। ठीक है, अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 1842 तक। ठीक है, इनके समय क्या होता है? पहला एंग्लो अफगान वॉर होता है। एंग्लो अफगान वॉर हम पढ़ चुके हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि जो अफ़गानिस्तान के किंग दोस्त मोहम्मद है, इनकी जो दोस्ती है रशिया के साथ बढ़ जाती है। तो अफ़गानिस्तान की शाह शुजा किसकी हेल्प लेने आता है? रणजीत सिंह की। और साथ में कौन होते हैं? अंग्रेज। तो ये तीनों मिलकर ट्रिनिटी बनाते हैं और किस पर हमला करते हैं? अफ़गानिस्तान पर। बाद में शाह शुजा को वहाँ का शासक बना देते हैं। शाह शुजा वापस शासक बनाने के बाद अफ़गान शाह शुजा की हत्या कर देते हैं। रणजीत सिंह भी मर जाता है और अंग्रेजों को जो इस युद्ध से है बहुत नुकसान हो जाता है। तो ये किसके टाइम हुआ था? तो ऑकलैंड के समय ये एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। इसके अलावा ऑकलैंड के टाइम जो जीटी रोड है उनका जो है पुनः निर्माण बनाते हैं, रिकन्स्ट्रक्ट करवाते हैं, कलकत्ता से दिल्ली की जीटी रोड की। ठीक है,
एल्गिन बरो की बात करते हैं, 2 ही काम है, 42 से 44 तक इनका कार्यकाल था, 43 में इन दोनों काम किए थे। एक इनके समय सिंध का विलय जो है भारत में हुआ था, किसने किया था? चार्ल्स नेपियर। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं के समय इंडियन स्लेवरी एक्ट आता है, इस इंडियन स्लेवरी एक्ट के तहत ही दास प्रथा पर जो है बैन लगता है। तो ये किसके टाइम आता है इंडियन स्लेवरी एक्ट? एल्गिन बरो। बात करेंगे अगले गवर्नर जनरल की, नाम है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय एक ही बात है, पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, हम पढ़ चुके हैं आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का हम कार्यकाल याद रखेंगे 1848 से लेकर 56 तक। ठीक है, सबसे पहले युवा गवर्नर जनरल थे ये, सबसे युवा गवर्नर। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे, इन्होंने इंडिया का मैप बनाया था, तो फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया मैप के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी भारत के मानचित्र के निर्माता कौन है? लॉर्ड डलहौजी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने खूब सारी रियासतों का शामिल ब्रिटिश साम्राज्य में विलय, जिसमें से हम देखेंगे युद्ध के आधार पर जो विलय होता है उसमें से एक है पंजाब, एक है सिक्किम, लोअर बर्मा और पीगू को 1852 में सबसे पहले हम देखेंगे युद्ध के आधार पर सबसे पहले पंजाब को शामिल किया था 49 में, और बाद में सिक्किम को 50 के अंदर। पर ओवरऑल हम देखें शांतिपूर्ण विलय, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ किसका है? डलहौजी का। ठीक है, गोद निषेध निधि या व्यवगत या हड़प निधि, इसको ये भी कहते हैं। ठीक है, ये हम वैसे आगे पढ़ेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है। ठीक है, मोटा मोटा यही होता है कि अगर कोई शासक है किसी क्षेत्र का, तो अगर उसके कोई सगा कोई पुत्र नहीं है तो किसी और को गोद लेकर वहाँ का राजा घोषित नहीं कर सकता। अगर नहीं पुत्र है तो वो हड़प ली जाएगी किसके साथ? ब्रिटिश साम्राज्य के साथ। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो शांतिपूर्वक विलय यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अगर किसी को लिया गया था, ओवरऑल भी देखें या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत देखें, तो 17 इंपॉर्टेंट, 17 को सबसे पहले डलहौजी ने शामिल किया था ब्रिटिश साम्राज्य को। इसका साल हम याद रखेंगे 1848। इसके अलावा कुछ रियासतें हम याद रखेंगे, एक तो जैतपुर, संबलपुर 1849 में, भगत 1850 में, उदयपुर एमपी का 1852 में, झांसी 1853 के अंदर, नागपुर 54 पर, करौली 1855 पर। करौली का क्या होता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने पर करौली को है वापस दे दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो डलहौजी के टाइम में भारतीय रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुई थी, उसमें सबसे पहली कौन थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 17। ठीक है, और युद्ध के आधार पर पहली कौन थी? पंजाब। ठीक है, अंतिम की हम बात करते हैं तो 1856 के अंदर बैड गवर्नेंस के आधार पर अवध को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। ये एक रिपोर्ट के आधार पर, रिपोर्ट कौन देता है? आउटरम नाम के व्यक्ति। वो कौन होते हैं? उस समय अवध के अंदर रेसिडेंट ऑफ द अवध होते हैं, ब्रिटिश की तरफ से जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं आउटरम। ठीक है, इसके अलावा जो कलकत्ता के नवाब थे, अवध के नवाब, उनको कहाँ भेज दिया जाता है? कलकत्ता। बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद से बरार छीनते, क्यों छीनते? कि हैदराबाद के जो बकाया धन है उनको हैदराबाद बकाया धन नहीं दे पाता, इसकी वजह से उनसे क्या छीन लिया जाता है? बरार छीन लिया जाता है। इसके अलावा डलहौजी क्या करते हैं? नाना साहब की पेंशन बंद कर देते हैं, और कर्नाटक के नवाब की भी पेंशन बंद कर देते हैं। जो बहादुर शाह जफर होता है उनकी प्रॉपर्टी सीज करने की कोशिश करते हैं और रेड फोर्ट खाली कराने के आदेश देते हैं। ठीक है, डलहौजी के कुछ रिफॉर्म्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उसने टेलीग्राम सर्विस शुरू करी थी, कब की थी? 1852 के अंदर, टेलीग्राम सर्विसेज। इसके अलावा रेल सर्विस भी डलहौजी के समय ही शुरू होती है 1853 के अंदर। हम बात करेंगे पहली रेल ट्रेन भारत के अंदर, तो हम जानते हैं बॉम्बे से थाने जो पहली ट्रेन चली थी। बॉम्बे में भी एक जगह हम याद रखेंगे, बोरी बंदर से थाने। ये कितनी 34 किलोमीटर का पूरा ट्रैक था। इसके हम लोकोमोटिव इंजन की बात करें तो सिंध, सुल्तान और साहिब इस ट्रेन के लोकोमोटिव इंजन का नाम था। इसके अलावा डलहौजी के टाइम क्या आया था? 1854 के अंदर 3 चीज़, पोस्टल एक्ट, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और गंग नहर इन यूपी आई थी। कब आई थी? 1854। किसके टाइम? डलहौजी के टाइम। हमने पढ़ चुके हैं मैकाले आए थे कब? बेंटिक के टाइम शिक्षा सुधार के लिए। वहीं चार्ल्स वुड कब आते हैं? डलहौजी के टाइम एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए। कौन आते हैं? चार्ल्स वुड। ये इतना शानदार खाका तैयार करते हैं इंडियन एजुकेशन का, जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से जाने, और इतिहास में इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ आर्मी रिफॉर्म्स भी थे डलहौजी के। इसने क्या किया था? सबसे पहले तो मिलिट्री हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता से शिमला शिफ्ट कर दिया था, और आर्टिलरी जो हेडक्वार्टर था वो कलकत्ता से मेरठ शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आर्मियों में सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई थी। कौन से सदस्य? यूरोपियन, सिख और गुरखा। इन सब मेंबर्स के क्या किया गया था? इन्होंने नंबर्स बढ़ा दिए थे, इंक्रीज़ कर दिए थे इनके नंबर्स। ठीक है, भारत के वॉइस रॉयस की हम बात करते हैं।
तो 1857 की क्रांति हो रही, उससे पहले तो 1857 की क्रांति से पहले तक तो सीधे गवर्नर जनरल ही होते हैं, पर 1857 में क्या होता है, क्राउन जो है सारे अधिकार अपने तरफ ले लेता है और उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ख़त्म कर देता है। और जो एक्ट लाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850 एक्ट, जिसके तहत भारत का जो गवर्नर जनरल होता है उसे वॉइसरॉय भी कहा जाता है। और लॉर्ड कैनिंग होते हैं उस टाइम के गवर्नर जनरल। उस टाइम के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, 1857 क्रांति के समय, और इन्हीं को ही भारत का पहला वॉइसरॉय कहा जाता है। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं, इनका कार्यकाल हम देखेंगे 1856 से 62 का। ठीक है, ये आते क्या करते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेके आते हैं। हम पढ़े थे बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल थे और वो सती प्रथा को बैन करते हैं। कैनिंग जो है पहले वॉइसरॉय है और ये विधवा पुनर्विवाह को अधिनियम लेके आते हैं। वहाँ हम पढ़ते हैं कि किसके प्रयासों से सती प्रथा बैन करते हैं, राजा राम मोहन रॉय। और यही हम पढ़ते हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से लेके आते हैं, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, हम याद रखेंगे कब आया था, 56। ये आते ही सबसे पहले इसने किया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेके आया। ये हम देख चुके हैं कि 1857 क्रांति समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं, कैनिंग ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसने यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की थी। यूनिवर्सिटीज़ कहाँ की थी, 1857 के अंदर 3 जगह, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और 61 के अंदर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया था, जिसके तहत इन्हीं 3 जगहों पर 1861 के अंदर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे क्या किया था, हाई कोर्ट की स्थापना की थी। ठीक है, इसने सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में जो था उसको बंद कर दिया था, और हाई कोर्ट 3 हम देख चुके हैं जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में इसने स्थापना की थी। इसके अलावा जो कोडिफिकेशन मैकाले के टाइम पढ़ते हैं उसको सेपरेट किसने किया था, कैनिंग ने। कैनिंग सेपरेट कैसे करता है, सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी, इनका नाम हाल ही में बदल दिया गया है और ये आपके कोर्स में भी शायद ऐड होने वाली ये चीज़ें, जो नया सिलेबस आएगा उसमें। सीआरपीसी का नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया और आईपीसी का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कैनिंग के समय पहली बार बजट पेश हुआ था, किसने किया था, जेम्स विल्सन ने। और इसी टाइम भारतीय पर पहली बार टैक्स लगाया गया था, इनकम टैक्स जो है पहली बार इंट्रोड्यूस इसी टाइम हुआ था। हम साल याद रखेंगे 1860 का। टैक्स किस पर लगता था, 500 रुपये से ऊपर जिसकी भी इनकम थी उन पर 1% जो है इनकम टैक्स लगाया जाता था। अगले वॉइसरॉय की हम बात करते हैं, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने कुछ भी नहीं किया था। सबसे पहले इन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वहाबी आंदोलन का इन्होंने दमन किया था। वहाबी आंदोलन हम आगे पढ़ेंगे वैसे तो, पर मोटा मोटी देख लें कि अरब में यह वहाबी आंदोलन शुरू हुआ था अब्दुल वहाब के द्वारा, जिसने वो जो दारुल हर्ब था उसको दारुल इस्लाम में ये जो है बदलना चाहता था अब्दुल वहाबी। तो यही जो अरब का है मूवमेंट वो भारत तक फैल गया था, जिसका दमन कौन करते हैं, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। आगे देखते हैं हम जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस के समय एक ही चीज़ होती है, अफगानियों के तरफ इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, मास्टरली इनएक्टिव, यानी कि कुशल आक्रमण्यता, यानी नो रिएक्शन, उनके आक्रमण पर नो रिएक्शन देना, यही कुशल आक्रमण्यता है। ये शब्द किसने यूज़ किया था, ये इंपॉर्टेंट है, JWS वाइली। ठीक है, अगले गवर्नर जनरल बात करते हैं लॉर्ड मेयो। इनका कार्यकाल है 68 से 72 तक। ये इंपॉर्टेंट हम ध्यान रखेंगे, इन्होंने पहली भारत में एक्सपेरिमेंटल सेंसस कराए थे। ईयर क्या था, 1872। क्या कराए थे, एक्सपेरिमेंटल सेंसस, यानी कि प्रायोगिक जनगणना करवाई थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण कराया था, यानी केंद्र का पैसा है राज्यों में भी बांटना, तो उसे वो किसके समय करा गया था, मेयो के समय। इसके अलावा इन्हीं के समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आज की तारीख में जाना था, उस समय क्या था, भारत एविडेंस एक्ट, जो इन्हीं के समय आया था। मेयो को जेल रिफॉर्म्स, कैदियों के लिए काफ़ी सहानुभूति थी मेयो को, इसलिए इन्हें जेल रिफॉर्म्स लेके आया था ये। और ये इंस्पेक्शन पर गया हुआ था अंडमान की सेलुलर जेल पर, वहीं एक अफगानी जो है इनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, अगले वॉइसरॉय को हम देखते हैं, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इनका कार्यकाल क्या था, 72 से 76, 1872 से 1876। इन्होंने मेयो की याद में मेयो कॉलेज बनाते हैं, कहाँ पर, अजमेर के अंदर, 1875 के अंदर। और इन्होंने किस आंदोलन का दमन किया था, कूका आंदोलन का। हम एल्गिन प्रथम के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्होंने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है कूका आंदोलन का दमन करते हैं। लॉर्ड लिटन की बात करते हैं हम, तो ये साहित्य जो ओवन मेरेडिथ नाम से लिखते थे, ये हम नाम ध्यान रखेंगे। लॉर्ड लिटन अपने साहित्य किस नाम से लिखते थे, ओवन मेरेडिथ। ठीक है, इन्होंने शाही उपाधि अधिनियम लेके आया था, जिसके तहत इसने जो क्वीन विक्टोरिया थी उसे केसर हिंद की उपाधि दी थी। इसी एक्ट के तहत भारत की रानी, केसर हिंद यानी भारत की रानी की उपाधि किसको दी थी, क्वीन विक्टोरिया को। 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया था, उसी टाइम इसे रानी की उपाधि दी गई थी, केसर हिंद। ठीक है, इसी के बाद जो है भारतीय समाचार पत्र, हुआ यूँ था कि जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था उस टाइम ये
अकाल पड़ा हुआ था और इसी की आलोचना कौन करते हैं, ये भारतीय के समाचार पत्र जो भी न्यूज़पेपर है, लोकल न्यूज़, वो क्या करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं। और लॉर्ड लिटन क्या करता है, इन्हीं के ओपोज में एक वर्निकुलर प्रेस एक्ट लेके आता है 1878 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी लोकल लैंग्वेज का अखबार है, अगर सरकार के खिलाफ कुछ लिखेगा तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसी को ही गैगिंग एक्ट भी कहते थे। गैगिंग एक्ट के तहत कुछ अखबार जब्त हुए भी थे, जैसे कि एक सोम प्रकाश का नाम हम इम्पोर्टेंटली याद रखेंगे। ये इनके एडिटर कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम पहले पढ़ चुके हैं कि जब कैनिंग आए थे, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था, तो किसके प्रयासों से लाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनका न्यूज़पेपर किस न्यूज़पेपर के एडिटर थे, सोम प्रकाश। ये बंद कब हुआ था, लिटन के समय, अंडर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या गैगिंग एक्ट। ठीक है। इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर और बैन हुए थे, उनके ना क्या नाम थे, एक तो ढाका प्रकाश, एक भारत मिहिर और एक सहचर। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर के बारे में हम और चर्चा करेंगे, वो है अमृत बाजार पत्रिका। इनके एडिटर कौन थे, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। इन्होंने क्या किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी न्यूज़पेपर की भाषा जो है बंगला से बदलकर किस में कर दी, अंग्रेजी में। ठीक है। लिटन के समय आर्म्स एक्ट भी आए थे। आर्म्स एक्ट ऐसा था कि सिर्फ भारतीयों के लिए जो है लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा, कोई भी आप हथियार रख रहे हो तो। इसके अलावा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज आए थे 1879 में लिटन के समय। लिटन नहीं चाहता था कि भारत जो है प्रशासन में एंट्री करे, ICS में भारतीयों के प्रवेश को रोकना चाहता था। इसके लिए उसने क्या किया था, भारतीयों के लिए जो मैक्सिमम एज थी वो 19 साल कर दी थी ICS में एग्ज़ाम देने की। ठीक है। नाम हम याद रखेंगे सत्येंद्रनाथ टैगोर का, जो भारत के पहले ICS हैं। ठीक है। अब दो फैक्ट्स ICS से रिलेटेड कि भाई 1922 में भारत में पहली बार ICS की एग्ज़ाम हुई थी। इससे पहले तक कहाँ होती थी, लंदन के अंदर होती थी। एक फैक्ट हम याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 1926 से जो है किसकी स्थापना हुई थी, UPSC या फिर FPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ये हम पढ़ चुके। लॉर्ड रिपन को देखते हैं, इनका कार्यकाल हम याद रखेंगे 80 से 84 तक। ठीक है। भारतीय लोग इन्हें क्या कहते थे, अच्छा रिपन या फिर भला रिपन। क्यों कहते थे, हम आगे देखते हैं। 81 के अंदर उन्होंने 2 काम किए थे। एक रेगुलर सेंसस करवाया था, हम पढ़ चुके हैं कि 1872 के अंदर जो मेयो है वो पहली बार क्या करवाते हैं, एक्सपेरिमेंटल सेंसस करवाते हैं। ठीक है। और 1881 के अंदर क्या करवाते हैं, ये 1881 के अंदर रिपन जो है पहली बार रेगुलर सेंसस करवाते हैं। इसके बाद 81 में ये मैसूर का जो विलय वो रद्द करते हैं। तो 2 काम 81 में हो गए रिपन के, एक रेगुलर सेंसस करवाना, एक मैसूर विलय रद्द करवाना। 82 के अंदर इनके 3 काम हैं। सबसे पहले तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो लेके कौन आता है, लिटन, और उसको रद्द कौन करता है, रिपन। तो रद्द करते हैं 82 के अंदर वर्निकुलर प्रेस एक्ट को। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन की स्थापना शुरुआत कौन करते हैं, रिपन, 82 के अंदर। इसके अलावा जो रिपन है एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए किस कमीशन का गठन करते हैं, हंटर कमीशन का। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हम याद रखेंगे। इसके अलावा रिपन के समय ही इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी यानी कि इल्बर्ट बिल विवाद आता है। इल्बर्ट बिल विवाद का साल हम देखेंगे 1883। ठीक है। इसके अंदर होता ही हुआ इल्बर्ट बिल विवाद में कि कोई भी भारतीय अगर न्यायाधीश है तो क्रिमिनल केस के अंदर कोई भी अगर अंग्रेज मुजरिम है तो उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। इसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए जो रिपन जो है इल्बर्ट बिल लेके आते हैं, परंतु इस चीज़ को अंग्रेज जो है विरोध कर देते हैं और इसी विरोध को भारत में दूसरा श्वेत विद्रोह कहते हैं। पहला श्वेत विद्रोह हम पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव के समय आता है, जब वो सैनिकों को दोहरा भत्ता बंद कर देता है तो अंग्रेज जो है उनके खिलाफ पहला श्वेत विद्रोह करते हैं। ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं कब होता है, रिपन के समय। रिपन क्या लेके आता है, इल्बर्ट बिल लेके आता है। उस समय अंग्रेज जो है विद्रोह करते हैं, उसको भारत का दूसरा श्वेत विद्रोह कहते हैं। ठीक है। अब विरोध में कंक्लूजन पे क्या पहुँचते हैं कि जो जूरी सिस्टम है वो लागू करते हैं, जिसके अंदर 12 जज होंगे और आधे से अधिक कौन होंगे, अंग्रेज होंगे। इस इल्बर्ट नाम कैसे बढ़ा, तो इसी का एक लीगल मेंबर होता है, उनका हेड होता है, वो होता है PC इल्बर्ट। ठीक है। इसके अलावा इल्बर्ट इस्तीफ़ा देते हैं। इस्तीफ़ा क्यों देते हैं, कि मिस्र में जो भारतीय सेना अंग्रेजों के लिए लड़ रही है तो उनके खर्चे को लेकर इल्बर्ट में और बाकी अधिकारियों में जो है मतभेद हो जाता है। रिपन जो अपने पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। इसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्स है, जिसको हम लेडी विद द लैम्प कहते हैं, इनके नाम पर अवार्ड मिलते हैं। ये रिपन को क्या कहते हैं, भारतीयों का उद्धारक, मानी भारतीयों के लिए बहुत अच्छा आदमी था कौन, रिपन। ठीक है। अगले वॉइसरॉय की हम बात करते हैं, लॉर्ड डफरिन की। डफरिन के टाइम सबसे बढ़िया काम यही होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना होती है। फाउंडर कौन होते हैं, A.O. ह्यूम। तारीख हम याद रखेंगे INC की, वैसे आगे वापस पढ़ेंगे हम इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 18 दिसंबर 1885।
ये तो लाला लाजपत राय का एक कमेंट हम याद रखेंगे। कांग्रेस को क्या बताया उन्होंने? डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। किसने बताया था? लाला लाजपत राय ने। डफरिन को, कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज। इसके अलावा डफरिन कांग्रेस को क्या कहते हैं? तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, यानी सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का समूह, ये कौन कहते हैं? डफरिन। ठीक है, डफरिन के जब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट वो हम याद रखेंगे कि डफरिन के टाइम में जो ब्रिटिश भारत था उनका अंतिम बड़ा साम्राज्यवादी अभियान हुआ था। कहाँ हुआ था? अब ये अभियान बर्मा को लेकर हुआ था। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। लास्ट साम्राज्यवादी अभियान ब्रिटिश का किस में हुआ था? बर्मा में। किसके टाइम हुआ था? डफरिन के टाइम। ठीक है, अगले वॉइसरॉय की हम बात करेंगे, लैंसडाउन। लैंसडाउन ने क्या किया था? सबसे पहले कार्यकाल देख लेते। 88 से 94 का। लैंसडाउन में डूरन लाइन खींची थी, किसके बीच खींची थी? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, तो और सेकंड कारखाना अधिनियम भी इनके समय होता है। तो लैंसडाउन के लिए हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक डूरन लाइन और एक सेकंड कारखाना अधिनियम। बात करते हैं एल्गिन सेकंड की। एल्गिन फर्स्ट में हमने देखा ही था, उसमें वहाँ भी आंदोलन का दमन किया था। एल्गिन सेकंड में हम देखते हैं तो सबसे पहले इनके टाइम फेमाइन कमीशन आया था। फेमाइन कमीशन आया था, मैंने इसके अध्यक्ष का नाम भी हम याद रखेंगे, जेम्स लॉयल। इसके अलावा एल्गिन सेकंड का एक स्टेटमेंट है, वो हम ध्यान रखेंगे, भारत को तलवार के दम पर जीता गया है और तलवार के दम पर ही इसे रखा जाएगा या इस पर राज किया जाएगा। ठीक है, अगले गवर्नर जनरल हम देखते हैं लॉर्ड कर्जन। कर्जन इंपॉर्टेंट है, 1899 से 1809। सबसे युवा वॉइसरॉय है ये, 39 ईयर्स की एज में ही बन चुके। इससे पहले हम सबसे युवा गवर्नर जनरल भी पढ़ चुके हैं, क्या नाम था उनका? डलहौजी। ठीक है, तो सबसे युवा वॉइसरॉय कौन हो गए? कर्जन। कर्जन कितने साल की उम्र में? 39 की। सबसे अनुभवी भी थे ये, वॉइसरॉय बनने से पहले ही 4 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। इनके लिए 2 स्टेटमेंट हम ध्यान रखेंगे। एक बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट, वो इन्होंने कहा था कि ये कैसा दुर्भाग्य है कि अकाल, प्लेग और कर्जन तीनों एक साथ भारत आए। ठीक है, एक स्टेटमेंट गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने कर्जन की तुलना किससे की थी? औरंगजेब से की थी। तो ये दोनों चीज़ें हम याद रखेंगे। इनके टाइम खूब सारे कमीशंस का गठन हुआ था, एक एक करके हम देखते हैं। जो फेमाइन कमीशन बना था कर्जन के टाइम, उसके हेड कौन थे? एंटोनी मेटकॉफ। ठीक है, एक फेमाइन कमीशन हम पढ़ चुके हैं एल्गिन सेकंड के समय, उसके हेड कौन थे? जेम्स लॉयल। ठीक है, इनके कौन है? एंटोनी मेटकॉफ। ठीक है, इन्हीं के समय सबसे बुरा 56वां अकाल पड़ा था। तो दो चीज़ें हम अकाल, इसीलिए ये वाला फेमाइन कमीशन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके समय एक तो 56वां अकाल पड़ा था और इनके समय फेमाइन कमीशन का गठन हुआ था। इनके हेड कौन थे? एंटोनी मैकडोनल्ड। कर्जन के समय इरिगेशन कमीशन यानी सिंचाई आयोग का गठन हुआ था, इसके हेड कौन थे? स्कॉट मॉनक्रिफ। ये नाम भी हम ध्यान रखेंगे, स्कॉट मॉनक्रिफ। ठीक है, तीसरा कमीशन पुलिस कमीशन की स्थापना हुई थी, इसके हेड कौन थे? एंड्रयू फ्रीजर। इसके अलावा रेलवे कमीशन की बात करेंगे तो हम रॉबर्टसन इसके हेड थे। ध्यान रखेंगे कर्जन के समय ही भारत में रेलवे का सबसे अधिक विकास हुआ था। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1902 में और यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 के अंदर। यूनिवर्सिटी कमीशन के हेड कौन थे? टॉमस रेले। इन सब के कमीशन, उनके हेड के नाम हम ध्यान रखेंगे। इसके अंदर 2 भारतीय सदस्य भी थे यूनिवर्सिटी कमीशन, उनके क्या क्या नाम है? एक है जस्टिस गुरुदास बनर्जी, एक सैयद हुसैन बिलग्रामी। और कुछ हम एक्ट कब पढ़ेंगे कर्जन के? 1899 के अंदर 2 एक्ट आते थे। 1899 के 2 एक्ट है, एक है कलकत्ता का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। कर्जन को जो म्यूनसिपल से काफ़ी अच्छा लगाव रहता है। कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसके समय आता है? कर्जन के समय। एक क्या करता है, ये सरकारी सदस्य उनकी संख्या बढ़ा देता है नगर निगम में। दूसरा क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये सरकारी नियंत्रण चाहता है नगर निगम के ऊपर। इसके अलावा कर्जन का स्टेटमेंट भी है कि वह रिटायर होने के बाद क्या कलकत्ता नगर निगम का महापौर बनना पसंद करेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक्ट हमने देखा था 1899 के अंदर, कौन सा वाला? इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट। इसके अंदर क्या होता है? पौंड को जो है भारत में वैध किया जाता है और उस समय पौंड की कीमत कितनी होती है? 1 पौंड बराबर 15 रुपये, और रुपये को उसी टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड पर रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक फैक्ट हम ध्यान रखेंगे कि 10 का नोट जो है 1861 के अंदर भारत में पहली बार जारी होता है। और कर्जन का ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जजों के अपॉइंटमेंट किए थे हायर सैलरी पर। ठीक है, इसके अलावा कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट भी कर्जन के समय आता है। कॉर्पोरेट सोसाइटी कैसे आता है कि किसानों के बड़ा भला चाहता है, किसानों जो साहूकारों से बचाने के लिए क्या करता है, ये किसानों को सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराता है। इसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटी एक्ट 1904, किसके समय? कर्जन के टाइम। ठीक है, इसके अलावा एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, ये भी 1904 में ही आता है, हम पढ़ चुके हैं। 1899 में 2 एक्ट, कौन से वाले? नगरपालिका वाला और इंडियन कॉइनेज वाला। इसके अलावा 1904 में 2 एक्ट, कौन से वाले? एक तो आ गया कॉर्पोरेट सोसाइटी और एक आ गया एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या करता है? आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, जिसमें डायरेक्टर किसको बनाया जाता है? सर जॉन मार्शल को।
ठीक है। इसके अलावा कर्जन की विदेश नीति की बात करेंगे। सबसे पहले तिब्बत से रिलेटेड जो है चीज़ वो हम देखते हैं। तिब्बत में क्या होता है, रूस का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जिससे से बचने के लिए यंग हस्बैंड के नेतृत्व में आर्मी भेजते हैं। कौन? कर्जन। कहाँ भेजते हैं? तिब्बत में। और वहीं से जो तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक गुरु है दलाई लामा, वो लासा छोड़कर भाग जाते हैं। फिर क्या करता है, ब्रिटिशर्स जो है तिब्बत पे हर्जाना लगाते हैं। कितना युद्ध हर्जाना लगाते हैं? 75 लाख का। और चुंबी घाटी जो है 75 वर्षों के लिए जो है अधिकार कर लेते हैं। परंतु ये सब लासा यानी तिब्बत ये दलाई लामा के लिए मुश्किल था। 1908 के अंदर यह समझौता है वापस रिव्यू होता है, पुनः समझौता होता है, जिसके अंदर जो 75 लाख का जुर्माना था उसे घटाकर कितना कर दिया जाता है? 25 लाख। और चुंबी घाटी है वो भी वापस दे दी जाती है। बात करते हैं 1903 में दिल्ली दरबार। तो कर्जन के टाइम भी दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ये एक बहुत ही बड़ा दिल्ली दरबार का आयोजन रहा है, जिसमें राजा महाराजाओं की जो इसके बाद क्या होता है, राजा महाराजाओं की विदेशी यात्रा है उन पर रोक लगा दी जाती है। 1901 के अंदर इंपीरियल क्रेडिट कॉर्प्स की स्थापना करते हैं कर्जन, और जो आज की तारीख में क्या कहते हैं, एनसीसी, नेशनल क्रेडिट कॉर्प। तो 1901 के अंदर इंपीरियल क्रेडिट कॉर्प की स्थापना कौन करते हैं? कर्जन। कर्जन के समय सबसे इंपॉर्टेंट 1905 में क्या होता है, बंग यानी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन ईजी हम देखेंगे। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बंगाल का डिवाइडेशन हो सकता है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन थे? एक तो थे खुद वेस्ट बंगाल, एक बिहार और एक उड़ीसा। ठीक है, उनकी कैपिटल कौन सी थी उस टाइम? कलकत्ता। ईस्ट बंगाल में कौन कौन थे? बांग्लादेश और असम। इसकी कैपिटल कौन सी थी? ढाका। देखेंगे ये जो भाषा आधार पर ये होते हैं, इसके अंदर कौन कौन होते हैं? 4.50 करोड़ तो होते हैं गैर बांग्ला भाषी, और बांग्ला भाषी कितने होते हैं? 90 लाख। बांग्ला भाषी वहाँ पे क्या होते हैं? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी भाष्य अल्पसंख्यक होते हैं। कौन होते हैं? बांग्ला भाषी। ठीक है। और पर दूसरा देखेंगे हम तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी होती है। रिलीजियस माइनॉरिटी कैसे होती है कि इसमें मुस्लिम तो होते हैं 1.90 करोड़, बंगाली हिंदू कितने होते हैं? 1.20 करोड़। तो हम ध्यान रखेंगे जो वेस्ट साइड थे उधर तो भाषा के आधार पर, और इधर ईस्ट है जो रिलीजियस आधार पर। तो भाषाई माइनॉरिटी कौन थी? बांग्ला भाषी। और रिलीजियस माइनॉरिटी कौन थी? बांग्ला हिंदू। ठीक है। सैनिक सुधार देखते हैं हम कर्जन के। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं, उनके टाइम किचनर टेस्ट आया था। किचनर कौन थे? किचनर थे कमांडर इन चीफ, यानी सेना के अध्यक्ष कौन थे उस समय? किचनर। तो किचनर टैक्स आता है, ये किडनी से रिलेटेड, सोल्जर्स की किडनी से रिलेटेड एक टैक्स था। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। किचनर टैक्स किसके समय आता है? कर्जन के समय। अब इसके कर्जन के समय जो ट्रेनिंग सेंटर है मिलिट्री ऑफिसर का, वो कहाँ बनता है? कोटा, पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा मिलिट्री सदस्य यानी मिलिट्री मेंबर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर कर्जन, यानी जो कमांडर इन चीफ होता है कर्जन वो, और वॉइसरॉय कौन था? कर्जन। इन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है और कर्जन जो क्या करते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। अगले कुछ 2-3 छोटे मोटे गवर्नर वॉइसरॉय से हम देखते हैं। लॉर्ड मिंटो की सबसे खास बात कि इनके समय मॉडल मिंटो सुधार आए थे 1904 में। ये हम सब वापस आगे देखेंगे, जो भी ये सिर्फ लाइनें लिख रखी है, मॉडल मिंटो सुधार। इसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉर्ड मिंटो के समय हम देखते हैं। इनकी कुछ 4 चीज़ें हम देखेंगे। पहली हम ये देखेंगे गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसके अंदर इनको विधि सदस्य बनाया गया था, लीगल मेंबर बनाया गया था। ठीक है। दूसरा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के अचीवमेंट है, ये बिहार के और उड़ीसा के पहले भारतीय गवर्नर बने थे। ठीक है। इसके अलावा ये बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल बने थे। इसके अलावा ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश मंत्रिमंडल में सदस्य नियुक्त किया गया था। तो 4 चीज़ें हम सत्येंद्र सिन्हा के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये 2 चीज़ मुस्लिम लीग और सूरत अधिवेशन, ये 1907-1906 मुस्लिम लीग, ये हम वापस आगे पढ़ेंगे, मंटो के समय हुई थी। ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड में क्या होता है? जॉर्ज प्रथम भारत आते हैं, इन्हीं के समय हॉर्डिंग बम कांड होता है। इसमें दिल्ली जो है कलकत्ता से जो कैपिटल जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट होती है, और इन्हीं के टाइम भी दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ठीक है। तो ब्रिटिश शासक आज तक एक बार ही आते हैं भारत, वो है जॉर्ज प्रथम। किसके समय आते हैं? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया भी इसी के समय बनता है। ठीक, वो सब आगे देख लेंगे हम। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय हम पता है कि होम रूल लीग आई थी, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, लखनऊ पैक्ट आया था। तो ये सब आगे डिटेल्स में है, सभी फिलहाल सिर्फ इनके नाम ध्यान रखेंगे हम। लॉर्ड रीडिंग देखेंगे हम। सबसे पहले तो यहूदी थे लॉर्ड रीडिंग। इसके अलावा इनके आर्य समाज के जो लीडर थे स्वामी श्रद्धानंद, तो लॉर्ड हॉर्डिंग के समय इनकी हत्या हुई थी। किसने की थी? अब्दुल रशीद। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 तक। इन्होंने क्या था? इनके समय बटलर कमेटी आई थी, जिसे इंडियन स्टेट कमेटी भी कहते हैं, 1927 के अंदर। इसमें क्या था? ये था कि भाई जांच करना है कि भारतीय रियासत और अंग्रेजी सरकार के बीच में कैसे रिश्ते हैं, उनकी जांच करना। ठीक है। इसके अलावा इनके इस टाइम में दिवाली घोषणा पत्र आया था, ये डेट हम याद रखें, 31 अक्टूबर 1929 के समय। किसके समय आया था? इरविन के समय। ठीक है। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन।
अभी छोटे मोटे गवर्नर जिनके बारे में 2-3 लाइनें ही हैं सब में। लॉर्ड वेलिंगटन में क्या होता है कि एक तो सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है कि अपनी बहन को पत्र लिखते हैं गांधी से रिलेटेड। क्या लिखते हैं उसमें? दिस वर्ल्ड वुड बी सो ब्यूटीफुल इफ़ देयर वॉज नो गांधी, यानी यह दुनिया सुंदर होती अगर गांधी नहीं होता। ये कौन कहते हैं? वेलिंगटन कहते हैं। ये वेलिंगटन जो है गांधी जी से बड़े परेशान थे और उसी के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट अपनी बहन को लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये खुद को मुसोलिनी कहते थे, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट हो गए, एक तो ये वाला स्टेटमेंट कि भाई गांधी से परेशान कौन थे, तो वेलिंगटन थे। दूसरा, मुसोलिनी कौन कहता था खुद को, तो वेलिंगटन। लॉर्ड लिनलिथगो के बारे में हम देखें, एक तो गवर्नर जनरल के एज ए गवर्नर जनरल इनका सबसे लंबा कार्यकाल था। दूसरा, इन्होंने चैटफील्ड कमेटी बनाई थी भारतीय सेना का, जिसमें आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन होने के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी? चैटफील्ड कमेटी। इसके अलावा अगले वाइसरॉय लॉर्ड वेवल क्या करते हैं भाई? 47 तक यही होते हैं। वेवल समझ जाते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो है विभाजन तय है। ये एटली को पत्र भी लिखते हैं कि भाई भारत पाकिस्तान का विभाजन होना लगभग तय है, और एटली जो है इसी के आधार पर जून 1948 में भारत को आज़ाद कर दिया, ऐसा करके एटली को कहते हैं कि एटली घोषणा कर दो, ठीक है। इसके अलावा वेवल होते कौन है? कमांडर इन चीफ, यानी आर्मी के पहले सेनाध्यक्ष होते हैं, बाद में इन्हें क्या बनाया? वाइसरॉय बनाया गया। इन्हीं के टाइम रॉयल इंडियन नेवी का क्या होता है? रिवॉल्ट 1946 के अंदर। इन्हीं के समय इंटरिम गवर्नमेंट का जो है गठन होता है। तो वेवल हम देख चुके हैं। वेवल एक कमांडर इन चीफ होते हैं। रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्ट होता है इन्हीं के समय। अंतरिम सरकार का गठन होता है इनके समय, और इनके समय पीएम एटली की घोषणा होती है, जिसमें एटली क्या कहते हैं कि जून 1948 में भारत को है आज़ाद कर दिया जाएगा। परंतु एटली वेवल को हटा के किसको कहते हैं? एक्सपीरियंस के तौर पर माउंटबेटन को जो है वहाँ का वाइसरॉय बना सकते हैं। वाइसरॉय में इनका कार्यकाल 1 साल का ही था, 47 से 48 तक का। ये ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कहते हैं, दोनों यही थे। इसके अंदर में ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। इसके अलावा जो लास्ट भारतीय गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, 48 से 50 था। इसके बाद में प्रेसिडेंसी सिस्टम चालू हो जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम करेंगे कल 1857 की क्रांति, ठीक है। धन्यवाद।